हेलो। लास्ट टाइम पे 3 इंटरमीडिएट पढ़ लिए हम लोगों ने ना। कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। चलिए सर, अगला मामला है सर। अगला हेडिंग डालो बेटा, कार्बीन। अगला हेडिंग डालो, कार्बीन। जल्दी से। अरे टाइप होता तो गलत हो जाता, इसलिए अपने का नोट्स कहीं बना दो, सीधे डाल दो। नजर तो आ ही रहा है तुम्हें, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अब एक बात सुनना जरा। पहली चीज, कार्बीन का जो रिप्रेजेंटेशन है सर, वो कुछ ऐसा है, ये है सर। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो इसको देखिएगा सर, क्या ये दो और दो, 4 इलेक्ट्रॉन यहां है। यानी कि अगर कोई पूछे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो याद रखना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर नहीं है, लेकिन हम इसे बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होगा वो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पूछे कि कार्बीन में कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जवाब होगा क्या? 2। पेयर पूछेगा तो 1 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बीन में कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं? तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसका मतलब यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि किसकी तरीके काम करेगा? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो याद रखना है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑलवेज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिएगा, लिखा है कार्बीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। बाईवेलेंट कार्बन होता है, 2 वैलेंसी दिखाता है। विच हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, फ्रॉम विच 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डेड। ध्यान रखना है, बना लीजिए इसे। यहां से ये उतारिएगा, इसे उतारिएगा, ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा अभी। फिर कार्बीन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। तो आपके कोर्स में क्लास 11th में कार्बिन नाम का इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन सिर्फ बता इसलिए दे रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है, जब 12th में आएगा तो ये काम आएगा। ठीक है ना। अच्छा, 2 बॉन्ड बना रहा है तो बाईवेलेंट बोलेंगे, 3 बना रहा था तो ट्राईवेलेंट बोल रहे थे। तो जितना भी कार्बोनियम आयन है, यानी कार्बोकटायन, कार्बे एनायन है और कार्बन फ्री रेडिकल, ये तीनों के तीनों ट्राईवेलेंट थे। बोलो भैया। और कार्बीन जो है वो कैसा है? बाईवेलेंट है।
स्कूल खुल गए हैं क्या तुम लोग के? हैं? अब तो सारा ठंड भी नहीं पड़ रही है, तो बंद होने का कोई सवाल भी नहीं। बिटिया जल्दी जल्दी बनाओ, है आराम आराम से बनाओ। हाँ, तुम आराम समझ समझ बना रहे हो धीरे धीरे। 1 घंटे के टाइम है बेटा, इसमें हमारे पास जो टाइम होता है उसमें हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का मन थोड़ी है हमारा। ऑनलाइन तो है ही, हमने कहाँ कहा है आने के लिए किसी। ये शोभित सर से कह देना, बोल देना कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। वैसे भी हमको सैटरडे को क्लास लेना है, तो सैटरडे को जो हम क्लास लेंगे वो तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर का लेंगे। बात समझ में आ रही है? उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे, तो पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, उसके सवाल भी करा देंगे, और वो क्लास तुम्हारी रखेंगे रात में 9 बजे से। ऑनलाइन है, उसमें तुम्हें नहीं आना है। अपने घर में बैठना, आराम से कॉपी किताब खोल के बैठना, क्या दिक्कत है? और बहुत आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा टाइम रख रहे कि जिसमें कोई आ ही ना पाए। दाएं बाएं वाले एक दो लोग आ जाते हैं तो तुम्हें लगता होगा वो आ गए, वो ज्यादा समझ रहे हैं, तो ऐसा कोई समझने वाला मामला है नहीं। बस आपके पास बुक होनी चाहिए, ईयरपीस लगाइए, आराम से अपने घर में बैठिए 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। हाँ, खाना ना खा के बैठो आराम से, खाना वहीं खाते रहो, कौन तुम वहां पे बैठे पूरा लिख ही लोगे पूरा। चले भाई, आइए। अगला टर्म है कार्बीन आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। कार्बीन दो प्रकार का है, एक है सिंगलेट और दूसरा है ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट किस आधार पे बोला गया है इसको समझिएगा। सिंगलेट कार्बीन हम उसको बोलते हैं जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके आधार पे हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट को डिसाइड किया है। कहा गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में पाया जा रहा है तो कार्बीन क्या होगा? सिंगलेट। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिटल में पाया जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। तो सिंगलेट के नीचे लिखिएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, और बल्कि आप इसको और अच्छा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बोथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। और अगर दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं तो ऐसे कार्बीन को हम किस कैटेगरी में लेंगे? सिंगलेट की कैटेगरी में ले लेंगे सर। तो आपका जो ये नॉन बॉन्डिंग वाला मामला है वो कुछ इस तरीके से नजर आना चाहिए। ये आपका जो डब्बा है सर, इसमें ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, इधर देखो, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होता है, तो हम दूसरा वाला डब्बा यहां बनाते नहीं है। आप चाहे तो बना सकते हैं और वो खाली रहेगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। और ये जो डब्बे बना रहे हैं ये कैसे हैं? प्योर पी ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताइए, क्या यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड ये है? कल की क्लास में सीखा है तुमने, एक सिग्मा ये है। तो सिंगलेट कार्बीन में क्या दो सिग्मा और दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो क्या लोन पेयर ले लिया जाएगा? तो दो सिग्मा एक लोन पेयर का केस हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब x बराबर कितना आया यहां से? 3। और जब x3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्लियर बात? तीसरी बात आपको याद रखनी है, शेप कैसा होता है? वी शेप। शेप कैसा होगा? वी शेप।
और लास्ट पॉइंट लिखा है स्टेबिलिटी सर। अभी हम लोग वीएस ईपीआर थ्योरी आगे पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ये कहती है कि अगर यहां पे लोन पेयर है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। यहां आते हैं सर, ट्रिपलेट कार्बीन किसको बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बीन यहां लिखिएगा बोथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन present in different orbital दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? डिफरेंट ऑर्बिटल। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनकी अगर हम बात करें तो ये कहां पाए जा रहे हैं? अलग अलग ऑर्बिटल में, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। अब इस केस में हमको ये बता दो, हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो क्या एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये केस होगा 2 सिग्मा 0 लोन पेयर का, क्योंकि लोन पेयर तो नहीं ले सकते ना किसी को जब अलग अलग है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp। शेप कैसा आएगा? लीनियर। और ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। उसका रीजन क्या है सर? एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो ज्यादा रिपेल करते, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन कम है। लिखा है ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ध्यान रखिएगा, ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो अब एक बात मुझे बताइएगा, जितनी भी सिंगलेट कार्बीन होगी वो कन्वर्ट होना चाहेगी किसमें? ट्रिपलेट कार्बीन। आगे लिखना ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और सिंगलेट शब्द का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में रहे, एक ही ऑर्बिटल में रहे। ट्रिपलेट का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में रहे। जब एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो लोन पेयर की तरीके कंसीडर कर सकते हैं, जब डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे तो लोन पेयर की तरीके कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सीधा सा फंडा है, ये बात याद रखनी है। चले, तो यहां तक का मामला क्लियर होना चाहिए। अगला है बेटा नाइट्रीन। देखिए सर, नाइट्रीन का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको देखना जरा। इसमें हम पहले से ही मान के चल रहे हैं, देखो बेटा, नाइट्रीन के केस में हम पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग। तो जो भी आपका नाइट्रीन है ये भी एक इंटरमीडिएट है, ये 5वां इंटरमीडिएट है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, एक सिंगल बॉन्ड बना रहे, यानी कि एक ऐसी स्पेशीज होगी मोनोवेलेंट। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मोनोवेलेंट नाइट्रोजन होगा। मोनोवेलेंट का मतलब है एक बॉन्ड बना रहा है केवल। अब यहां 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, 2 ये और 2 ये। तो कल को अगर कोई पूछेगा तो क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए उनकी वैल्यू कितनी होगी? 4। लिखा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मोनोवेलेंट नाइट्रोजन विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल। क्या 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं टोटल? फ्रॉम विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डेड। एग्जाम्पल दिया गया CH3C डबल बॉन्ड ON। ये एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए आपको केवल लिख लेना है CH3C डबल बॉन्ड ON। इस प्रकार से आपको यहां पर नाइट्रीन देखने को मिलेगा। वो जो सिंगल बॉन्ड N है वो किस तरीके से नजर आएगा वो यहां लिखा हुआ है।
CH3 C डबल बॉन्ड ON। अब यहां ध्यान रखना, एक तो हमने पहले ही लोन पेयर बना दिया है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनों को रखने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रॉनों को, ये ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉनों को रखने की। एक ऑर्बिटल में रख रहे हैं कि अलग अलग रख रहे हैं। तो यहां पर नाइट्रीन भी दो प्रकार से है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। एक बात समझना, दो इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले ही लोन पेयर मान रखे, बाकी बचे दो को क्या अगर एक बॉक्स में रख रहे हैं तो सिंगलेट है, अलग अलग ऑर्बिटल में रख रहे हैं तो ट्रिपलेट है। एक में ही अगर आपने उठाकर रख दिया साहब, तो क्या एक में रखने का सीधा सा मतलब है एक सिग्मा दो लोन पेयर का केस हो जाएगा, ये x बराबर 3 आएगा। बोलो भाई, एक बॉन्ड ये वाला, ये क्या सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा दो लोन पेयर, यानी x बराबर 3 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। क्लियर है बात। अच्छा, शेप की बात करें तो ये बताओ, एक बॉन्ड रखा है, शेप तो बॉन्ड डिसाइड करेगा ना, तो एक बॉन्ड हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। यहां आते हैं, अगर हमने ये एक इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग वाला था, इनको एक एक करके दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में रख दिया इस तरीके से, तो क्या ये अब ट्रिपलेट बना रहे हैं। और ये जो लोन पेयर है तुम्हारा, इसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है, एक लोन पेयर को हम छेड़ नहीं रहे, क्योंकि आप सबको अलग अलग नहीं रख पाएंगे। क्यों, 4p ऑर्बिटल होते हैं क्या, 3, तो इसलिए सबको नहीं रख पा रहे अलग अलग। बात समझ में आ रही है, 3 होते तो 3 ही भागों में बांट रखा है। यहां आते हैं, तो क्या ये n है हमारा, ये एक सिग्मा, तो क्या मैं लिखूंगा x बराबर, ये केस है एक सिग्मा प्लस एक लोन पेयर का, यानी x बराबर 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। एक सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा, लीनियर। स्टेबिलिटी की कहानी वही है सर, यहां पर जब सब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहां पर बांट दिया है तो रिपल्सन क्या होगा, कम। तो यहां पर ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा। रीजन वही होगा, ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ध्यान रखिएगा, ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो सेम उसी की तरीके है, ज्यादा चक्कर इसमें नहीं है गुरु। अब आपने बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा, आपने रिएजेंट्स पढ़ लिए, आपने टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ लिए। 5 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट हैं। एक छठा बेंजाइन वाला कल हमने आपको इतना बता दिया है कि बेंजाइन में जो पाई बॉन्ड बना होता है, वो एक पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की को लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, इतना याद रखना है। तो ये सब क्लास 12th के इंटरमीडिएट हैं, अभी इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। पेपर में छोटे छोटे सवाल आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा बता पाओगे, इसलिए बात कर रहे हैं। शेप पूछेगा बता पाओगे, स्टेबिलिटी पूछेगा बता पाओगे। अच्छा, मोनोवेलेंट है तो बता पाओगे। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे जा रहे हैं याद रखना है, एक ही ऑर्बिटल में रखा हुआ माने तो सिंगलेट, अलग अलग में माने तो ट्रिपलेट। डुप्लेट नाम की कोई चीज यहां नहीं होती, ये टर्म है सिंगलेट और ट्रिपलेट। चलें सर, नो सर।
और एक नाइट्रीन का एग्जाम्पल ये याद रखना है, CH3CON। आगे चल के एक बढ़िया रिएक्शन आप पढ़ेंगे, अभी नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है, सुन के भी कोई फायदा नहीं है। CH3CON एक प्रकार का इंटरमीडिएट है जो किसी एक बढ़िया रिएक्शन में, नेम रिएक्शन में बनेगा, तो वहां ये काम आएगा। तो यहां पे आपका इंटरमीडिएट वाला पोर्शन समाप्त होता है। अब अगला टर्म है सर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको 4 इफेक्ट पढ़ने हैं। उन 4 इफेक्ट की बात की जाए, चले हटाएं अगली कहानी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या चक्कर है अभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए 4 इफेक्ट आपको पढ़ने हैं सर। पहला इफेक्ट आप पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। पहला इफेक्ट आप पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा आप पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 इफेक्ट आपको पढ़ने हैं। इधर हम लोग एक चौथा इफेक्ट पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला सवाल यहीं से बनता है सर। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है सर, इसी को आई इफेक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? आई इफेक्ट, ठीक है ना। इसे एम इफेक्ट बोलेंगे, या आगे और कैटेगराइज होगा। हाइपर कंजुगेशन को H.C बोलेंगे। इन्हीं के जो है वो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे के सारे सर परमानेंट इफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ये सब के सब कैसे इफेक्ट होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि ये हर समय लग रहे होते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इनको कंसीडर कौन सा वाला कर रहे हैं, तो ये हर समय लगेगा सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है सर। ये कैसा इफेक्ट होगा? टेम्परेरी इफेक्ट होगा सर। ये परमानेंट इफेक्ट है और ये टेम्परेरी इफेक्ट है। क्लियर बात? तो पहले पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। आंसर क्या जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पहला सवाल यही बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक बात। पहला हेडिंग डालिएगा अब इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन आपको एक चीज हम बता दें, अगर कभी इन इफेक्ट का, जैसे ये 3 इफेक्ट है, इन 3 इफेक्ट में आपको अगर देखना हो कि कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रांग है, यानी पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो आप यही लिख सकते हैं। आगे चलकर यही चीज आपके काम आएगी। स्ट्रेंथ या पावर ऑफ इफेक्ट, यानी हम किसको मेजर मान के काम करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका माना गया है? मीजोमेरिक इफेक्ट, यानी कि एम इफेक्ट। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? एम इफेक्ट। उसके बाद बेटा हमने माना है हाइपर कॉन्जुगेशन को।
और उसके बाद हम कंसीडर करते हैं आई इफेक्ट को। तो ये आपके काम आएगा आगे चल के, ये ऑर्डर सवालों को करने में बहुत काम आता है। तो बना लीजिए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। बढ़िया बढ़िया सवाल करते समय इनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा है? एम इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ये ध्यान रखिए, यानी जो पहले पढ़ रहे हैं वो सबसे बेकार इफेक्ट में माना जाएगा, है ना। चला जाए, अगला हेडिंग डालिए, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट। पहला पढ़ेंगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि आई इफेक्ट। अब मेन मेन कहानी सुनिएगा सर। इंडक्टिव इफेक्ट को भी आगे बांटा जाएगा, अभी के लिए अगर हम बात करें तो लिखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए पहले एक डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सारी बातें लिख लेंगे। लिखिएगा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट, आगे लिखिएगा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, धुआं आ रहा है ना वहां से, कहीं डस्ट है, आंखों में कुछ लग रहा है ना यहाँ पे, नहीं लग रहा है? तो फिर तुम लोग कैसे ऐसे यूं यूं कर रहे हो यार, है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब देखो इस तरीके से बनाना है, ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑब्लिक ग्रुप is called inductive effect. Partial displacement of sigma electron towards more electronegative atom oblique group is called inductive effect. दूसरा पॉइंट लिखिएगा, it's a permanent effect. It's a permanent effect. अब अगर हम मोटा मोटी बात करें तो मैं बोल रहा हूं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर, ठीक बात है। दूसरा पॉइंट लिखा गया, ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है साहब। अच्छा, ये जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरफ जाएगा? तो इसके लिए हम क्या चीज यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी ये हम डेल्टा ईएन देखकर ही बता पाएंगे। बोलो भैया। तीसरा पॉइंट है सर, जो भी आई इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा आई इफेक्ट घटता चला जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस जितनी कम आई इफेक्ट उतना ज्यादा। ठीक बात। अब ये आई इफेक्ट है क्या, चक्कर क्या है सर? एक छोटी सी और बात, हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन
इसके लिए हम आई इफेक्ट इसका 0 मान रहे हैं। 0 इसलिए मान रहे हैं कि हमने जितने भी लोगों के लिए आई इफेक्ट लिखेंगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके आधार पे टेबल बनाई जाएगी आगे। अब सर हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। कैसे? हमने एक कार्बन चेन बनाई, ये सर, और यहां एक ग्रुप लगाया X। ऐसे ही हमने एक कार्बन चेन ये बनाई और यहां एक ग्रुप लगाया Y। बस मैंने ऊपर वाले में क्या लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो X के ग्रेटर देन कार्बन है, और यहां मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो Y की लेस देन कार्बन है। ये 2 बातें हैं सर। तो ये कह रहा है कि यहां पर क्या ये जो सिंगल बॉन्ड है इनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो भैया, इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन हम नहीं बना रहे, क्योंकि हाइड्रोजन का इफेक्ट तो हमें लेना नहीं है। तो बोला गया X जो होगा वो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब ट्रांसफर करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात? ऐसे ही Y, क्या यहां पर भी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलो बेटा। अब यहां क्या हो रहा है तो आगे भी हम जहां लगाए वहां देख रहे हैं। तो Y जो होगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता नजर आएगा? जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अभी आपको इधर शिफ्ट होता नजर आ रहा है सर। तो अब मुझे ये बताइएगा कि इस प्रकार से Y पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, जिसको मैं बोल रहा हूं पार्शियल चार्ज। अब एक बात मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या इसी प्रकार से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा? यहां पार्शियल +2 डेल्टा लिख दे, यहां +3 डेल्टा लिख दे, और यहां +4 डेल्टा लिख दे। ऐसे ही यहां लिखेंगे -डेल्टा, -2 डेल्टा, -3 डेल्टा और -4 डेल्टा। ये बेसिकली कह के आ रहा है कि अगर आपने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। पहली चीज तो ये समझना। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आएगा? जो बिल्कुल बगल में होगा। उसके पीछे वाले पर भी तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसके पीछे वाले पर भी उससे कम, और उसके पीछे वाले पर सबसे कम। क्लियर है मामला? ऐसे ही सर यहां अगर बात की जाएगी तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है तो सबसे ज्यादा इनको मिलेगा, उसके बाद इनको, उसके बाद इनको और उसके बाद इनको। तो कहा जाता है सर कि जब आपके पास ऐसे ग्रुप अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। यहां पर क्या ये X इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है सर। अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, या एटम लगा हुआ है सर। कैसा सर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कि इनका इफेक्ट हम कंसीडर करते हैं क्या? -I इफेक्ट। यानी कि ये रिंग से, या सॉरी इस चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं सर। ये क्या कर रहे होंगे? इस चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिलीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। कई बुकों में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। रिपेल मतलब अंदर डालना है इसके। तो इसका मतलब है ऐसे ग्रुपों को हम बोलेंगे ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? +I इफेक्ट। अब इसीलिए बोला गया इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का है, एक है +I और दूसरा है -I। अब ये बताओ, इस कहानी को ऐसे समझो कि 4 आदमी आ जाओ जल्दी से, फटाक से शकल देखो उतनी देर में टाइम खत्म हो जाए। 4 आदमी जल्दी से, जल्दी फटाफट। आओ, इससे आओ कि चारों आदमी आ जाए। इधर आ जाओ। हाँ, बात समझना। ऐसे खड़े हो जाओ बिल्कुल अगल बगल, ठीक है ना?
अब ऐसे समझो, हम एक ग्रुप है और ये 4 कार्बन एटम है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यानी कनेक्शन है, हम लोग अपना खड़े हैं। मैंने क्या किया सर, मैंने इनको धक्का दिया। इधर सुनो, तुम्हें धक्का नहीं देना बगल वाले को जबरदस्ती, ठीक है ना, बस ऐसे खड़े रहो। अगर हमने इसको धक्का दिया तो थोड़ा धक्का उनको सबसे कम फील होगा ना धक्का। अरे बोलो ना यार। तो यही काम हो रहा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा किनको मिलेगा, इनको, और सबसे कम प्रभाव किनके ऊपर पड़ेगा, लास्ट। तो एक बात बताओ, अगर ऐसी लंबी सी लाइन बन जाती तो एक टाइम ऐसा भी तो आता कि उधर वाला कहता हमको नहीं समझ में आ रहा है धक्का कौन दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा इफेक्ट हुआ, डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ सर। अब इसी का उल्टा हो सकता है सर, क्या, अगर ये मैं ऐसे खड़ा हूं और इसने क्या किया, मैं इससे क्या करूं, अब मैं इसको खींचने का प्रयास करूं, ये सब कनेक्टेड है। तो जब मैं इसे खींचूंगा तो ये मेरी तरफ ज्यादा खींचेगा, वो हल्का हल्का खींचेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने कुछ खींचा भी है या नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो तो इनको सबसे ज्यादा फायदा, और जब हम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, इन्हीं को, क्योंकि जिनके साथ पहला कनेक्शन है उसी को फायदा भी ज्यादा और उसी को नुकसान भी ज्यादा। निकल लो तुरंत फटाक से, पीछे वाला घुमा दिए हो तुम मेरा, चला गया क्या। अरे नहीं, ऐसे नहीं जाएगा यार, ये सब साले उतार नहीं पाए हो क्या। अरे मरे यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, फिर होगा, धक्का ज्यादा दे दिया। अरे हम उससे दे देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना। एक पन्ना छोड़ देना, हम ग्रुप में भी डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो लिखा ही होगा सब। वो नहीं, छोटे वाली बात नहीं, वो चला गया बेटा, मजा नहीं आएगा उसमें, छोटा ही तो नहीं होता है, यही तो चक्कर है इसका। अरे तो से उसमें लिखना हमको पड़ेगा, हम कितना भी तुम कर लो, वो हमको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ना 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 ना, तुम उतारोगे कुछ नहीं, वो हम दे देंगे तुमको, उसमें तो तुम कर लोगे। अब सुनो, यहाँ पे इसको दोबारा लिख दें, अगर लिखना तो पड़ेगा ही ना। इसका मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, बोलो भैया, या एटम हो सकता है। कुल मिलाकर तुम्हें इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए कि प्लस आई का मतलब होता है सर कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा, माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, तो इसको बोला गया माइनस आई इफेक्ट और इसको बोला गया प्लस आई इफेक्ट। अच्छा एक बात और है, 4 कार्बन पे, कितने कार्बन पे, किताबों में लिखा है कि 4 कार्बन के बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट नजर नहीं आता, इसलिए जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उसमें कितने कार्बन लिखे होते हैं, 4। पहली चीज। दूसरी बात, आई इफेक्ट की पावर ऐसे समझो, सेकंड कार्बन पे जैसे आएगा, इस पे 100% लग रहा है तो इस पे 10% बचेगा, कितना, तो समझे डिस्टेंस डिपेंडिंग कितना ज्यादा है, कि एक के बाद जैसे दूसरे पे जाएगा तो 10 गुना कम हो जा रहा है सर। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट एक तरीके से आगे माना नहीं जाएगा। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम क्या मान के चलेंगे, 0। अब हम प्लस आई इफेक्ट किनको बोलेंगे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और माइनस आई किनको बोलेंगे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। बस याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट हम कब कंसीडर करेंगे, जब हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का मामला नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहां कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है मामला, तो ध्यान रखिएगा, छाप लीजिए, और चाहे तो लास्ट में लिख लीजिए कि आफ्टर 4 कार्बन आई इफेक्ट, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई, कंसीडर्ड एज 0। यानी हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, 0। अब इसमें मेन लड़ाई है, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेंगे ये पता होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेंगे ये पता होना चाहिए, और कौन ज्यादा देगा उसके लिए एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। मैं आपको पूरा एक ऑर्डर लिखा दूंगा, यानी वो ऑर्डर
यहां से लेकर अगले साल तक काम आएगा सर, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट पहले कार्बन से, ऐसे ही लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट पहले कार्बन से दूसरे कार्बन तक, इंडक्टिव इफेक्ट पहले कार्बन से दूसरे कार्बन तक जाने पर केवल 10% ही रह जाता है, केवल 10% ही रह जाता है। क्लियर बात? तो इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंडिंग हुआ या नहीं हुआ सर? अब चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो, दोनों ही इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं और 4 कार्बन के बाद नजर नहीं आता। एक छोटी सी बात, यहां जो चार्ज लिखा है, जितना ज्यादा डेल्टा, 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा, 4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है बहुत मिनिमम चार्ज, पार्शियल चार्ज। जितना ज्यादा डेल्टा उतना कम चार्ज। 4 का मतलब ज्यादा नहीं है, 4 का मतलब है यहां सबसे कम पहुंचा, -4 का मतलब है यहां से सबसे कम खींचा। और यहां ऐसे बनाइएगा, जब इससे खींचेगा तो क्या ये इस प्रकार से रहेगा, यहां पे सबसे ज्यादा यहां, यहां से थोड़ा कम खींचा, यहां से और कम, और जब मिलेगा तो इनको सबसे ज्यादा, इसके बाद और कम और कम, और इनको तो फील भी नहीं होगा कि कुछ मिला है या नहीं। तो वो एरोज ध्यान रखने हैं आप। इसके बाद सीधे आ जाइए प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में। ऑर्डर अपने को याद करना है। चलें भाई, आई हेडिंग डालिए, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑब्लिक एटम अटैच्ड। क्लियर बात? कैसे ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, प्लस आई इफेक्ट। आगे पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, ऑल एनायंस एंड एल्किल ग्रुप, ऑल एनायंस एंड एल्किल ग्रुप, एंड एल्किल ग्रुप shows plus I effect, shows plus I effect। जितने भी एनायन हैं, जितने भी एल्किल ग्रुप हैं, वो क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट देखिएगा सर, ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट यानी प्लस आई, सॉरी क्योंकि हम तो अब लिख ही रहे हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट कैसे निकाला जाएगा, एनायन भी प्लस आई शो करते हैं और एल्किल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो दोनों में से ज्यादा कौन और कम कौन, तो याद रखना है एनायन का प्लस आई, एनायन का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है किससे, एल्किल ग्रुप से। ध्यान रखिएगा, एल्किल ग्रुप के प्लस आई से ज्यादा किसका होता है, एनायन का। ये क्लियर कट याद रखना है आपको। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, एनायन में भी आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा CH2 माइनस का सबसे ज्यादा, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड COO माइनस, और उसके बाद कहीं कौन आएगा, R यानी कि एल्किल। यह है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर।
प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। उसका रीजन क्या है सुनिए, इधर देखिए, एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है सबके पास, लेकिन कौन जल्दी देगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। देने को तो ऑक्सीजन भी देगा, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देने की बजाय खींचने की सोचेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो भैया, ये तो थ्योरी ने बोला कि जिस पर माइनस है उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, उनका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन माइनस वालों में भी से कौन ज्यादा? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर प्लस आई इफेक्ट, ध्यान रखिएगा। कल को अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो रीजन क्या है? जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा। अब इसके बाद सर एल्किल ग्रुप में देखा जाएगा। भाई एल्किल ग्रुप का सबसे कम होता है, लेकिन अब एल्किल में भी कहानी क्या है उसकी बात कर ली जाए। देखना भैया, इसके बाद अगला पॉइंट बनाते हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में अगर मैंने लिखा CH2 CH2 CH3, यानी 3 कार्बन की चेन ली, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो जितनी बड़ी कार्बन चेन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है मामला? तो मैं बोल सकता हूं कि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन, जितनी बड़ी कार्बन चेन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है मामला? दूसरा बेटा आपको इसी में देखने को मिलेगा, पेपर में सवाल आते हैं डायरेक्ट। अब मैंने क्या किया, ब्रांचिंग कर दी। क्या करी है सर? ब्रांचिंग। एक कार्बन और 3 मिथाइल ग्रुप में तोड़ दिया है सर। तो इसका सबसे ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू CH2 नंबर ऑफ कार्बन एटम हम सेम रख रहे हैं सर, CH3। और तीसरा है स्ट्रेट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम है गुरु। तो अब अगर किसी ने पूछा तो कहा गया अगर कार्बन एटम सेम है तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग कर दोगे प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ कार्बन एटम या ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को जितना ज्यादा ब्रांच कर दोगे प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग मोर प्लस आई इफेक्ट। पहला, या तो कार्बन चेन ज्यादा हो, ज्यादा कार्बन हो, अगर कार्बन बराबर है तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा। लेकिन याद रखना, दुनिया का कोई भी एनायन आ जाएगा उसका प्लस आई इफेक्ट एल्किल ग्रुप से हमेशा क्या होगा? ज्यादा ही होगा। क्लियर बात? सबसे ज्यादा किसका होता है? तो ऑर्डर आपके सामने है, CH2 माइनस, NH माइनस, फिर O माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है यहां पे। अब इसी में काम का तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए तो हम लोग 0 मानते हैं सर। लेकिन अगर हम उसके आइसोटोप्स ले लें, क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम पढ़ा था कि नहीं? तो अगला लिख लीजिएगा, अगर कभी आ जाए CT3 का सबसे ज्यादा, फिर CD3 और फिर CH3, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा। CT3, CD3 और CH3।
इसे बोलते हैं आइसोटोप्स होते हैं ये, तो इसे बोला जाता है आइसोट्रोपिक इफेक्ट। हाइड्रोजन का जीरो मानते हैं, तो क्या यहां पे एक बात तय है कि ये इफेक्ट बोलता है कि हम ट्राइटियम का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटीरियम का, और उसके बाद हाइड्रोजन का प्लस आई मानते होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का जीरो तो है, एक रिलेटिवली जीरो है, उससे ज्यादा किसका होगा? ट्राइटियम का, उसके बाद ड्यूटीरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। एक्चुअली में क्या है, इसमें एक वाइब्रेशनल थ्योरी काम करती है। कहा जाता है हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है, जैसे जैसे साइज वो वेट बढ़ता जाएगा, एटॉमिक मास, वाइब्रेट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अगर वाइब्रेट कम होगा तो एक बात समझिए कि मान लीजिए हाइड्रोजन कहीं लगा है और वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो चार्ज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वाइब्रेशन जितना कम होगा, क्या उसका मतलब अब आसानी से जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हैवी आइसोटोप होगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। क्लियर है मामला? तो क्लास 11th में इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो बात बन जाएगी। अगला है माइनस आई इफेक्ट। वो लंबा चौड़ा ऑर्डर है सर वहां पे, और इसी में आपका विकेट गिरेगा। माइनस आई इफेक्ट पूरा ऑर्डर प्रॉपर लिखवा दूंगा मैं आपको, बस पहले लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एटम कौन से चीजें शो करेंगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एटम शोज माइनस आई इफेक्ट। अब सुनना, जैसे जिस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है लॉटरी निकली है जिसकी, माइनस का मतलब समझे, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गया है कम मेहनत करके, मतलब लॉटरी निकली है। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्चा करेगा? जिसका अभी अभी जैकपॉट निकला है, तो बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में वो पैसा उड़ा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जिसके ऊपर बहुत उधारी है, यानी जो टेंशन में है। एक है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और दूसरा है अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब दुनिया को पता चल गया है कि अब इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जिसके पास रियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्लियर बात? तो कहा जाता है कि माइनस आई इफेक्ट कैटायन का न्यूट्रल एटम या ग्रुप से क्या होता है? ज्यादा होता है। कैटायन मतलब जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो कैटायन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल एटम और आयन। क्लियर बात? अभी तुम लोग की क्लास होगी ना, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब एक ऑर्डर लिखा रहे हैं, वो ऑर्डर लिख लीजिए और कल जब आप पाएंगे तो उसको याद करके आएंगे प्रॉपर। लिखिएगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा OR2 प्लस का। उसके बाद सर अगर बात करेंगे तो आएगा NR3 प्लस। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, दिखना चाहिए। उसके बाद आता है SR2 प्लस। उसके बाद आता है NH3 प्लस। उसके बाद आएगा सर NO2। उसके बाद SO3H। उसके बाद CN ग्रुप यानी साइनाइड। उसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन, CHO या H की जगह R लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगा। उसके बाद आएगा सर COOH। उसके बाद आएगा हेलोजन। और सुनिए, यहां हेलोजन तो है, लेकिन हम हेलोजन में यहां कंसीडर करेंगे
ओनली एफ को, केवल किसको लेंगे, एफ को, प्रॉपर ऑर्डर अगर बनाना है हमको तो। उसके बाद आएगा सर ओ आर। ओ आर समझ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख दूं अगर, तो मिथॉक्सी ग्रुप OCH3। बात समझ में आई या नहीं आई? ओ आर का माइनस आई इफेक्ट OH से ज्यादा होता है, OH का माइनस आई इफेक्ट NH2 से ज्यादा होता है। क्लियर है मामला? अच्छा एक बात सुन लीजिएगा, यहां पे आप किसको रख रहे हैं, F को, क्योंकि इनके बाद हम पीछे यहां क्या रखते हैं, बाकी के हेलोजन Cl Br और I। सवालों में सर दिक्कत होगी तो वहां ध्यान रखना है आपको, तो मैंने इसीलिए तोड़ दिया, किसी किताब में टूटा नहीं है, वहां FCl Br I सब लिखा रहता है। याद रखना फ्लोरीन, अरे सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो उनकी लड़ाई सेकंड पीरियड से होगी ना, तो थर्ड पीरियड वाले को तो पीछे ही रखना पड़ेगा, तो Cl Br I को पीछे रख दो। उसके बाद आएगा सर ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा एक बस चीज याद रखना, OR है OH है, यहां पर बीच में रह गया है, इसको बना लो क्या बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है इसका माइनस आई इफेक्ट NH2 से जाता है। इसका रीजन, क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अगर है तो ये AC टिल्निक बॉन्ड है और 3.25 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहां कितना है, 3.25। तो साफ समझ में आना चाहिए, नाइट्रोजन का तो 3 ही होता है लगभग, तो उससे तो ज्यादा ही होगा वो, तो ये आएगा। इसके बाद आप इसमें ले आइए क्या, बेंजीन, यानी कहीं क्या लगी हो, बेंजीन, तो 3 डबल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर नॉर्मल डबल बॉन्ड की बात करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जिसका हम आई इफेक्ट क्या लेते हैं, 0। ये इतना बड़ा ऑर्डर है सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसमें आप सब नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो याद कर पाएंगे ना, कि इसका इससे ज्यादा होता है, इसका इससे ज्यादा होता है। इसमें आपको क्या याद रखना है वो मैं मार्क कर दे रहा हूं। देखिए सर, पहला आपको ये याद रखना है, ये पोर्शन, इसमें आप फंस जाएंगे, क्योंकि प्लस वाले का ज्यादा होता है तो ठीक है, ये 3 याद कर लो। उसके बाद सर जो पेपर में ज्यादातर आएगा, NO2 का CN से ज्यादा होता है, याद होना चाहिए। NO2 का CN से ज्यादा होता है, याद होना चाहिए। SO3H रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आएगा आपके पास। इसके बाद सर आपको याद करना पड़ेगा, OH का OR से कम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है मामला? ये 3 बॉक्स याद रख लेंगे तो ये ज्यादातर आपके काम आएंगे। ये है साहब आपका क्या, माइनस आई इफेक्ट। सैटरडे वाली जब क्लास होगी तो उसमें हम इसी के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ बताओ? हाँ, तो ये ध्यान रखना है और ये याद रखना, इसे कार्बन मत समझना कि कार्बन है और आपने आगे कर दिया है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन अगर CH बॉन्ड है तो उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, तो हम उसे NH2 से ज्यादा कंसीडर करें। चलिए सर।